एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जनरल डिफरेंसेस टू टॉर्ट की। इसके पहले जो हमारा वीडियो था वो था व्हाट इज लॉ ऑफ टॉर्ट। उसके अंदर हमने टॉर्ट के कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा था और ये समझा था कि लॉ ऑफ टॉर्ट होता क्या है। आज के वीडियो में टॉर्ट के अंदर जो 8 जनरल डिफरेंसेस हमें मिले हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी कोई टॉर्ट कमिट होता है या उस टॉर्ट की वजह से कोई भी डैमेज या इंजरी होती है तो देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे इन डिफेंसेस का इस्तेमाल करके जो है लाइबिलिटी से बचा जा सकता है। तो उसी तरीके से जो हमारा पहला डिफेंस है वो है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड एक बहुत ही अच्छा डिफेंस है और यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर कोई भी ऐसा एक्शन है, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि किसी भी नेचुरल फोर्स या फिनोमेना की वजह से हुआ है और उसकी वजह से अगर कोई डैमेज, लॉस या इंजरी होती है तो उस केस में जो है कोई भी लाइबल हेल्ड नहीं होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो एक्शन, वो ऑपरेशन या वो फिनोमेनन जो है इस ऐसे नेचर का हो जो कि नेचुरल फोर्सेस द्वारा हो। यानी इसके बेस्ट एग्जांपल्स है कोई फ्लड हो आना, ड्राउट आना, अर्थक्वेक आना, सुनामी आना। इस तरीके के एक्शंस जो हैं, इस तरीके के फिनोमिनन जो है नेचुरल फोर्सेस के या नेचुरल कैलेमिटी के अंदर आते हैं जिसे हम एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में डालते हैं। तो अगर कोई भी एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले रहा है तो उसके लिए क्या जरूरी है, वो ये प्रूव करे कि नेचुरल फोर्सेस थे उसके अंदर और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस थी जो कि एंटिसिपेट नहीं की जा सकती थी, जो कि इनएविटेबल थी, अनफोर्सिएबल थी। इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा केस लॉ है, वो है निकोलस वर्सेस मार्शल। इस केस के अंदर डिफेंडेंट ने अपनी लैंड के ऊपर एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट की थी ताकि वो उसके अंदर वाटर कलेक्ट कर सके। लेकिन एक बार बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल हुई, एक ऐसी रेनफॉल जिससे ये माना जा रहा था कि लास्ट पता नहीं ऐसी रेनफॉल कभी किसी ने देखी दी थी। उस रेनफॉल की वजह से क्या हुआ, जो आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी उसके अंदर जो है वो फ्लड हो गया। इतना पानी आ गया कि वहां से जो वाटर है वो वॉश अवे हुआ और वो कहाँ चला गया, प्लेंटिफ के ब्रिजेस के अंदर। अब इतने पानी की वजह से जो ब्रिज थे वो खराब हो गए और प्लेंटिफ के जो है सारी मेहनत बर्बाद हो गई। प्लेंटिफ ने किया केस और केस में जब कोर्ट के पास केस गया तो कोर्ट ने इसके अंदर ये हेल्प किया कि डिपेंडेंट जो है वो लाइबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये माना गया कि इस तरीके की रेनफॉल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, ऐसा सोचा नहीं जा सकता था, ऐसा एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता था कि ऐसा कोई भी इवेंट जो है वो हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला डिफेंस जो कि था एक्ट ऑफ गॉड। इसके बाद जो दूसरा डिफेंस है वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, जिसका मतलब होता है नो मैन कैन एनफोर्स अ राइट विच ही हैज वॉलंटरली वेट। यानी ऐसा कोई काम जिसके लिए आपने कंसेंट दी है, आप खुद अपनी मर्जी से वो काम कर रहे हो और फिर उस काम के बदले में अगर कोई भी डैमेज या इंजुरी हो जाती है तो उस केस में आप सामने वाले को लाइबल हेल्ड नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सर्जिकल ऑपरेशन। जब भी हम हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन कराने जाते हैं तो हमें डॉक्टर क्या देता है, एक कंसेंट फॉर्म साइन करने के लिए देता है। उस फॉर्म के अंदर ये लिखा जाता है कि अगर कल को ऑपरेशन की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस केस में जो है डॉक्टर लाइबल नहीं होगा। तो ये कंसेंट फॉर्म हम साइन करते हैं और जैसे ही हम ये कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं तो उसके बाद हम डॉक्टर को लाइबल हेल्ड नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। क्यों? क्योंकि हमने खुद ने जो है उस चीज के लिए कंसेंट दी है। तो इसीलिए ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये बेस्ड है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जिसका मतलब है नो मैन कैन एनफोर्स अ राइट विच he has voluntarily waived और abandoned। जहाँ पे आपने खुद में कंसेंट दी है तो आपने अपना राइट जो है वो वेव कर दिया है, अपना केस करने का राइट जो है वो वेव कर दिया है। और ये कंसेंट कैसी भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। यानी एक्सप्रेसली तो आपने वर्ड्स के थ्रू वो लिखा है, जैसे इसके अंदर जो सर्जिकल ऑपरेशन की कंसेंट है वो एक्सप्रेस है, जहाँ आप साइन कर रहे हो, जहाँ आप लिख रहे हो इस चीज को कि हाँ मैं
कंसेंट देता हूँ, और दूसरी कंसेंट होती है इम्प्लाइड कंसेंट। वो कंसेंट होती है बाय कंडक्ट, जहाँ पे आपकी कंडक्ट की वजह से, एक्शन की वजह से सामने वाले को कंसेंट मिल रही है। इम्प्लाइड कंसेंट का जो अच्छा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है कोई भी स्पेक्टेटर का, यानी कोई भी स्पेक्टेटर फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिकेट ग्राउंड में मैच देखने जाता है, तो जब वो उस गेम के लिए टिकट खरीदता है तो वो अपनी इम्प्लाइड कंसेंट दे रहा है कि कल को अगर गेम के चलते समय उसे कोई भी इंजरी होती है या फिर बॉल ही आके उसे लग जाती है, तो उस केस में वो जो है प्लेयर को लायबल हेल्ड नहीं कर सकता, ग्राउंड के लोगों को लायबल हेल्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इम्प्लाइड कंसेंट दी थी इस तरीके की किसी भी इंजरी के लिए जो आगे चल के हो सकती है ग्राउंड के अंदर जब गेम चल रहा है। तो ये था हमारा सेकेंड डिफेंस। थर्ड डिफेंस है वो है रॉन्ग डूअर इज द प्लेंटिफ, यानी जहां पर प्लेंटिफ यानी वो पर्सन जो कि केस करता है उसकी भी गलती शामिल है, वो भी कहीं ना कहीं गलत है, उसने भी कुछ गलत किया है। तो ये जो डिफेंस है वो बेस्ड है ऑन द मार्क्सिम एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्शन, यानी फॉर्म इट सेज दैट फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेस। जहाँ पे आप खुद गलत हो, आपकी खुद की कोई ना कोई गलती है, तो उसके लिए आप सामने वाले को लायबल हेल्ड नहीं कर सकते, सामने वाले से कंपनसेशन डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके अंदर केस है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का केस। इस केस में क्या हुआ था, एक पर्सन है ए जिसकी प्रॉपर्टी है और उसने अपनी प्रॉपर्टी पे जो है स्प्रिंग गन्स रख रखी हैं, और एक पर्सन है बी जो पर्सन है वो कोशिश करता है ए की प्रॉपर्टी पे घुसने का, ट्रेसपास करने का, और जो है वो उस प्रॉपर्टी में घुस जाता है। लेकिन जैसे ही बी ए की प्रॉपर्टी के अंदर घुसता है वैसे ही उन स्प्रिंग गन्स की वजह से जो है उसे चोट लग जाती है। अब यहाँ पर जो है वैसे देखा जाए तो गलती तो बी की है। क्यों? क्योंकि बी जो है ट्रेसपासिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी बी से जो है कंपनसेशन डिमांड नहीं की जा सकती, बी लायबल है नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बी ने जो है ए के ऊपर भी केस किया कि उसने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बोर्ड के ये नहीं बताया कि उसकी प्रॉपर्टी पे जो है स्प्रिंग गन्स रखी हुई है, और उस स्प्रिंग गन्स की वजह से जो है उसे चोट पहुंची, उसे इंजरी हुई। तो इस केस में दोनों ही पार्टीज की थोड़ी थोड़ी गलती थी, इसीलिए कोई भी पर्सन जो है डायरेक्टली लायबल नहीं हो सकता, दोनों की ही गलती थी। प्लेंटिफ की भी गलती थी, जिसने केस किया उसकी भी गलती थी, जो भले ही उसकी प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास हो रहा था लेकिन फिर भी उसकी गलती थी कि उसने बिना नोटिस के जो है अपनी प्रॉपर्टी पे स्प्रिंग गन्स रख रखी थी, जिसकी वजह से काफी इंजरी हो गई। इसके बाद जो है अगला डिफेंस है वो है इनएविटेबल एक्सीडेंट, यानी एक ऐसा एक्सीडेंट जिसको हम फोर्सी नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं सोच सकते थे कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा, ऐसा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट जिसके बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता था, जिस ऐसा कोई एक्शन जिसके अंदर ना तो कोई इंटेंट इन्वॉल्व था, कोई इंटेंशन नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी दो पर्सन हैं जो कि शूटिंग के लिए गए, वो शिकार करने गए जंगल के अंदर। अब उन्होंने क्या किया, ए जो है शूट कर रहा था एक बर्ड को, वो बर्ड एक ट्री के ऊपर बैठी हुई थी, और जैसे ही ए ने शूट किया उस बर्ड के लिए, वैसे ही वो शूटिंग जो है, वो गोली जो है वो जाके पेड़ के लगी और पेड़ से रिफ्लेक्ट होके बी को लग गई, और उस वजह से बी को इंजरी हो गई। अब इस इवेंट में अगर हम देखें तो ऐसा सोचना कि हम एक बर्ड को टारगेट कर रहे हैं, बर्ड को निशाना बना रहे हैं, और वो उस बर्ड को ना लग के एक ट्री पे लग जाएगी और ट्री से रिफ्लेक्ट होके बी को लग जाएगी, ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है, ऐसा सोचा नहीं जा सकता। इट इज वन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट। तो इस तरीके के एक्सीडेंट्स को, इस तरीके की चीजों को जो कि अनफोर्सिएबल है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफेंस की कैटेगरी में डालते हैं। यानी इस केस में ए जो है वो लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं था, उसने ये चीज जो है वो जानबूझ के नहीं की थी। अब नेक्स्ट डिफेंस है वो है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस यानी जिसे हम जनरल भाषा में सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा है कि आपको सेल्फ डिफेंस है, आपको थ्रेट है कि आपको चोट पहुंच सकती है, तो उस केस में आप सामने वाले को हार्म भी पहुंचा सकते हो और उसके लिए आप लायबल हेल्ड नहीं होंगे।
जो सेल्फ डिफेंस है वो दो चीजों के लिए मिलता है, फॉर वंस लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब हमें थ्रेट है कि सामने वाला हमें मार सकता है या सामने वाला हमारी प्रॉपर्टी पे जो है वो ट्रेस पास कर सकता है, तो उस केस में अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या फिर अपनी बॉडी को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए अगर हम उस इंसान पे जो है हमला करते हैं, उस इंसान को मारते हैं या उस इंसान को हम चोट पहुंचाते हैं, तो उस केस में जो है हम लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर जो है वो एक्ट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कुत्ता जो है, कोई भी डॉग जो है आपके पास जो है आपके पीछे पीछे भागता चला जाता है, आपको पता है कि वो आपके नेबर का डॉग है, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ भाग रहा है आपके काटने के लिए, और आपने अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर कुछ पत्थर मारा या उसको शूट करने की कोशिश की, तो उस केस में आप सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहे हो। सेल्फ डिफेंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो ये होता है कि देयर शुड बी थ्रेट, एंटिसिपेशन ऑफ थ्रेट, कि आपको थ्रेट है, आपको डर है कि आपको चोट पहुंच सकती है या आपकी प्रॉपर्टी को हार्म हो सकता है। तो जब तक आपको ये थ्रेट है तब तक आप अपने प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है उसे एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके बाद हम अगले डिफेंस की ओर चलते हैं, वो है मिस्टेक। मिस्टेक दो तरीके की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इन दोनों ही कंडीशंस में जो है कोई भी डिफेंस जनरली अवेलेबल नहीं होता है, ना तो मिस्टेक ऑफ लॉ में कोई डिफेंस अवेलेबल होता है, ना ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर। लेकिन कुछ कंडीशंस में इसके अंदर हमें डिफेंस अवेलेबल हो जाता है। अब उन कंडीशंस को समझते हैं, उन इंस्टेंसेस को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करें तो ए, बी और सी जो है तीन लोग खड़े हुए थे, ठीक है, उल्टे खड़े हुए थे। उनका चौथा फ्रेंड आया डी। अब डी जो है वो सिर्फ ए का फ्रेंड था, सी का फ्रेंड नहीं था। डी जब आया तो उसे पीछे से समझ नहीं आया कि कौन ए है और कौन सी। उसने गलती से सी के सर पे ऐसे थोड़ा सा बांग करके बोला और हाउ आर यू। तो इस केस में जो है सी डी के ऊपर केस नहीं कर सकता ये कह के कि तुमने मुझे बांग कैसे किया या तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया, क्योंकि इट्स अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट कि वो पीछे से समझ नहीं पाया कि कौन ए है और कौन सी। वहीं पे अगर हम मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करें तो कब मिस्टेक ऑफ लॉ का डिफेंस अवेलेबल हो, इसका भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि लिकर शॉप्स पे हम जानते हैं कि देयर आर सर्टेन एज लिमिट्स, और जिनके बाद ही आप जो लिकर है वो कंज्यूम कर सकते हैं। जनरली बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग एज है, लेकिन इन जनरल हम इस एग्जांपल में मान के चलते हैं कि वो एज जो है वो 18 प्लस है, यानी 18 प्लस लोग ही जो है वो लिकर कंज्यूम कर सकते हैं। अब ए एक पर्सन है जो कि 17 ईयर्स का है और वो जाता है लिकर की शॉप के ऊपर ये लेने कि मुझे लिकर चाहिए। अब अगर हम जब लिकर की शॉप पे जाते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर एक इंसान का एज प्रूफ चेक कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज हम देख के चलते हैं कि ठीक है, अगर इंसान जो है वो दिखने में बड़ा है या कुछ है तो हम दे देते हैं। तो यहाँ पे उसने ये पोर्ट्रे किया उस पर्सन को, उस शॉपकीपर को, कि वो 18 प्लस है और वो एलिजिबल है लिकर पीने के लिए। जो शॉपकीपर है उसने भी ए पे भरोसा कर लिया और उसको लेकर दे दी। अब इस केस में जो है शॉपकीपर ने कहा कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, मुझे पता नहीं था, मुझे यही लगा कि वो 18 प्लस है और इसलिए मैंने उसे वो लेकर जो है वो दे दी। और ये जो है मिस्टेक ऑफ लॉ की कैटेगरी में आ जाएगा कि उसे पता तो था कि दे नहीं सकते, लेकिन उसने ये समझा कि वो 17 साल का है और इसीलिए जो है वो उसे लायबल है ना किया जाए, उसे मिस्टेक की तरह माना जाए, मिस्टेक ऑफ लॉ की तरह माना जाए, इसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह माना कि उसने ऑनेस्टली ये बिलीव किया कि वो पर्सन जो है वो 18 प्लस है। वैसे ही इसी के अंदर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए जो एक पर्सन है उसके पास एक राइफल है विदाउट लाइसेंस, यानी उसके पास एक गन है बिना लाइसेंस के। बी एक पुलिसमैन है जिसने उसे पकड़ लिया और उसने क्या मांगा, दैट ए ने बोला कि ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, कि ए ने क्या बोला कि मुझे ये बात पता नहीं था कि हम ऐसे बिना लाइसेंस के जो है राइफल नहीं रख सकते। यहाँ पे ए को कोई भी डिफेंस नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ये माना गया, ये अज्यूम किया गया कि हर एक पर्सन को पता है कि बिना लाइसेंस के गन रखना अलाउड नहीं है, बिना लाइसेंस के गन रखना एक क्राइम है, इट इज अगेंस्ट द लॉ।
तो इस तरीके से मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कुछ इंस्टेंसेस मैंने आपको बताए जहां पे डिफेंसेस अवेलेबल होंगे और कहाँ पे नहीं होंगे। सो नाउ कमिंग ऑन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डिफेंस जो कि है नेसेसिटी का। अब नेसेसिटी का जो डिफेंस है वो ये क्या कहता है दैट अगर कभी कहीं कोई ज्यादा हार्म पहुंचने वाला है, तो कोई भी एक्ट हमने अगर इंटेंशनली भी किया है, सामने वाले को हार्म हमने इंटेंशनली भी पहुंचाया है एक ग्रेटर हार्म को से बचाने के लिए, तो इस केस में वो पर्सन लायबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी और डी इन चारों के घर आजू बाजू थे। फायर लगी, आग लगी कहाँ पे? ए के घर पे। जेड दूर से खड़ा होके ये सब चीजें देख रहा था कि ये चारों झोपड़ियां जो हैं वो आजू बाजू हैं और ए के घर में आग लग गई है। जैसे ही जेड गया उसने क्या किया, उसने ये देखा कि ए के घर से बी के घर पे भी धीरे धीरे आग बढ़ रही है, तो वो जल्दी से गया और उसने क्या करा, सी का जो घर था वो गिरा दिया, वो झोपड़ी गिरा दी। अब इस केस में आप कहोगे कि जेड का क्या लेना देना था इस चीज से, वो क्यों गया, उसने ट्रेसपासिंग की, वो किसी की प्रॉपर्टी पे बिना पूछे उससे घुस गया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसने अपने डिफेंस में कहा कि ये उस समय नेसेसिटी थी। नेसेसिटी क्यों थी? कि अगर वो सी का घर नहीं गिराता तो सी के घर में भी आग लगती, डी के घर में भी आग लगती और आगे वो आग जो है वो बढ़ती जाती। तो उस चेन को रोकने के लिए उसने ये काम किया, उसने जो एक्ट किया वो आउट ऑफ नेसेसिटी किया, आउट ऑफ मजबूरी किया, और इसीलिए उसे उसके ऊपर केस ना हो, उसे लाइबल हेल्ड ना किया जाए, उसे ट्रेसपासिंग के लिए लाइबल हेल्ड ना किया जाए। तो ये था हमारा नेसेसिटी का डिफेंस। अब चलते हैं हमारे आखिरी डिफेंस की तरफ जो है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी यानी वो अथॉरिटी जिसके पास पावर होती है लॉ के तहत कि भाई वो जो काम कर रही है वो अपना ऑफिशियल काम कर रही है, वो अपना जो कि अथॉरिटी है, जो काम उसका है, जो जिम्मेदारी उसकी है, वो उसका काम कर रही है। तो कोई भी एक्ट अगर किसी स्टैट्यूट के तहत, किसी लॉ के तहत जो है ऑथराइज्ड है, तो उस केस में हम क्या मानेंगे? दैट इट इज नॉट एक्शनेबल। क्यों एक्शनेबल नहीं है? क्योंकि लॉ ने कहा है, लॉ में लिखा है कि वो काम ऐसा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब रेड्स पड़ती हैं तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो बिना परमिशन के भी एक पर्सन की प्रॉपर्टी में घुस सकते हैं। अगर हम इन जनरल देखें तो उस एक्शन को ट्रेसपासिंग कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कोई भी ऑफिसर जो कि लॉ के तहत ये काम करने के लिए ऑथराइज्ड है, वो अगर ये काम कर रहा है तो उसे हम ट्रेसपासिंग के लिए, ट्रेसपासिंग के अंडर लाइबल हेल्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है और वो जो भी एक्ट कर रहा है इट इज ऑथराइज्ड बाय एन एक्ट और अ स्टैट्यूट। तो इस केस में कोई भी रेमेडी नहीं होती है, भले वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसके लिए कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है। तो ये है आज का आखिरी डिफेंस जो कि है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि लॉ ऑफ टॉर्ट के डिफेंसेस क्या क्या हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम है इन रिलेशन टू legal matters or law exam, so you can reach out to me on my Instagram ID or on my email ID. Link for the same is provided in the description below. Thank you very much.